हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस की जीके जीएस प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। यानी कि आज चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो आपकी यह जो परीक्षा होने वाली है, इसके लिए जो यह सीरीज चल रहा है, इसका 3 इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, आप लोग के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग के सिलेबस के अनुसार इस सबको बनाया गया है। तो आप लोग यह जो अंतिम में यह जो आपका प्रैक्टिस चलता है, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों जिसमें जीके जीएस करंट तीनों रहेंगे आप लोग के सिलेबस के अनुसार से। तो आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग का यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। 2 अगस्त 1946 ईस्वी को, 21 अगस्त 1945 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को और 24 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? आप लोग को साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इसको अपना आंसर को टाइप करते चलिए। तो मैं जो बता रहा हूँ, आप लोग जैसे ही मैं प्रश्न बोलूँ उसके बाद आप लोग की तैयारी मैं आशा करता हूँ कि काफी अच्छा हो गया होगा। तो बस यह जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं, जैसे ही मैं प्रश्न बोलूँ उसका ऑप्शन बताऊं, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ने यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का कि हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अभी हाल ही में हुआ है, 2-3 दिन पहले ही इसको दिया गया है। तो इस बार सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग ये रख लीजिएगा याद कि इस बार का जो संस्करण है ये 69वां संस्करण है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर पूछ सकता है। आप लोग कहीं भी कंफ्यूज मत हो कि ये आप लोग के लिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पर बनाकर बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। फिर भी इस प्रश्न में जो आप लोग को पूछा गया है यह करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है अल्लू अर्जुन, रणवीर सिंह, पंकज त्रिपाठी, टाइगर श्रॉफ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो आप लोग को इसको बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ उसका ये जवाब टाइप कर सकते हैं। फिर भी आप लोग बने रहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह अल्लू अर्जुन। ठीक है ना? ये अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया ये भी आप लोग देख लीजिए। यह इनकी एक फिल्म थी, बहुत सारे दोस्त देखे होंगे, पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज मूवी के लिए इनको यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब आइए यहाँ पर एक पंकज त्रिपाठी जो हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। खैर मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो या इसके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता दे रहा हूँ। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए, इसको भी मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए
तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया है? आलिया भट्ट, ठीक है ना। और ये तो आलिया भट्ट को हिंदी के लिए, और उनकी कौन सी मूवी थी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो हिंदी फिल्मों के लिए दिया गया है, ये आलिया भट्ट को दिया गया। इनकी मूवी कौन थी? गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर मैं सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप लोग, होता क्या है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं मेरे भाई, लेकिन आप लोग उसको न लाइक करते हैं न कमेंट करते हैं। तो आप लोग लाइक कमेंट करते चलिए, और सब्सक्राइब भाई जो उन लोग नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए काफी मेहनत इस चैनल पर चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए? इनमें 4 ऑप्शन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से नहीं हुए इसमें से? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा भगत सिंह, चौथा दादा भाई नौरोजी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा कभी भी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये भगत सिंह जी जो हैं, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग को सदस्य 1885 से लेकर 1947 तक, यानी कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेकर आजादी तक जो भी आप लोगों को अध्यक्ष रहे हैं, कब अधिवेशन वो हुआ, किस वर्ष में हुआ, क्या क्या उस अधिवेशन के लिए प्रमुख है, तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा चुका हूं। आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देख लेने के बाद में मैं आप लोगों को 100% एश्योर यहीं पर कर दे रहा हूं कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन उसके बाद आप लोग का नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना, ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा बने, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। तो इन चारों जो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 में। इसी के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए आप लोग को बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, ये साइंस से क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बीओडी भी कहते हैं, किसके लिए यह मानक निर्धारक है? ये किसके लिए मानक निर्धारक है? ऑप्शन है जंतुओं में ऑक्सीजन स्तर के मापन के लिए, ऑप्शन बी वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर की गणना के लिए, ऑप्शन सी जलीय प्रणाली में प्रदूषण जांच के लिए, ऑप्शन डी रक्त में ऑक्सीजन स्तर के मापन के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बीओडी जो है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, यह जलीय प्रणाली में प्रदूषण जांच के लिए ये मानक निर्धारक है, ठीक है ना। जलीय प्रणाली में प्रदूषण जांच के लिए यह मानक निर्धारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जितने भी नोबेल पुरस्कार के लिए मैं आप लोग को पहले बता दूं, नोबेल पुरस्कार 2023 में जिसको भी यह पुरस्कार जिन जिन को दिया गया, यानी कि 6 फील्ड में जो दिया गया, 6 क्षेत्रों में दिया गया, तो उसका सारा डिटेल, चाहे वो करंट वाला पॉइंट हो या स्टैटिक पॉइंट हो, सारा चीज इस वीडियो में मैं उपलब्ध आप लोग के लिए करा चुका हूं। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है,
तो आप लोग इस वीडियो के बाद अवश्य देख लीजिएगा, ताकि कोई भी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 2022 से पूछे या 2023 से पूछे, दोनों मैं वहां पर बता दिया हूं। तो आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। तो इस प्रश्न का जो है प्रश्न 6 का जवाब पूछा जा रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह जॉन फासे को दिया गया। किसको? जॉन फासे को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, सिंधु और रावी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त? तो ऋग्वैदिक काल में यह सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, यानी कि आप लोग का आंसर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूंकि यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जितने भी प्लेलिस्ट में, चाहे वो जीके के प्लेलिस्ट में जीके वाला वीडियो हो, करंट अफेयर का वीडियो हो, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस की सारी जो सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाई है वो मेरे चैनल पर हो रही है। चाहे वो जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लासेस जो 10 नंबर का 10 जो नंबर है, मैं उसके लिए तैयारी करा रहा हूँ। उसके लिए 4 वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध करा चुका हूँ। तो सारा चीज, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस, कंप्यूटर क्लासेस, सारा चीज का तैयारी जो है हमारे चैनल पर हो रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और टॉप लेवल का कंटेंट, ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे मन तैसे क्वेश्चन ला दिए, यूजलेस एकदम कंटेंट ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के लिए सिलेबस के अनुसार कंटेंट वहां पर दिया गया है, और हमेशा मेरे द्वारा यही प्रयास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यह कितना जबरदस्त करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि ओजस देवतले जो है किस खेल से संबंधित है? ओजस देवतले जो है किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो ओजस देवतले जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कंपाउंड तीरंदाजी से यह संबंधित है। और इनको कंपाउंड तीरंदाजी में एशियाई खेल 2023 में, एशियाई खेल 2023 में ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन? ओजस देवतले। इसलिए ये बहुत ही फेमस हो गए हैं ओजस देवतले। तो आप लोग इसके भी एशियाई खेल 2023 से जो मैंने वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो मैं बनाया हूं, आप लोग को चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। मैं जितना भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूं, बस समझ लीजिए कि वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सारा वीडियो आप लोग के लिए बस उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो ये वीडियो जो बना रहा हूं, भले ही आप लोग को सिलेबस के अनुसार बना रहा हूं दिल्ली पुलिस के, लेकिन आप लोग कतई ये मत समझिएगा कि ये बिहार पुलिस या आप लोगों को यूपी पुलिस या एसएससी, जीडी, सीएचएसएल या सीजीएल, इसमें ये प्रश्न नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है, इसकी बिल्कुल गारंटी है। तो आप लोग सिर्फ एक ही प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से करते चलिए, ताकि कई परीक्षाओं के लिए यह आप लोग के लिए कंठस्थ हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आदित्य एल 1। देखिए ये भी करंट अफेयर का, आप लोग को जो सौर मिशन, भारत का जो सूर्य वाला मिशन है, तो उसको आदित्य एल 1 नाम दिया गया है। तो आदित्य एल 1 को कब लॉन्च किया गया? तो यह भारत का सूर्य के लिए प्रथम मिशन है आदित्य एल 1, और इसको कब लॉन्च किया गया ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है 2 सितंबर 2023 को यह आदित्य एल 1 को लॉन्च किया गया, और इसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर बना दिया हूं, आदित्य एल 1 हो या चंद्रयान 3 से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर आप लोग को हमेशा मिलती है। बस आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए, और बहुत ही जबरदस्त आप लोग के लिए सारा वीडियो मैं उपलब्ध करा दिया हूं, और ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज आप लोग को ऐसे ही चलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बीजगणित यानी कि अलजेब्रा की खोज का श्रेय किसे जाता है? बीजगणित की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है आपको चरक, नागार्जुन, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बीजगणित का खोज का श्रेय किसे जाता है, आप लोग को ये बताना है। मैं अब क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं कि बीजगणित की खोज का श्रेय किसे जाता है, ये प्रश्न है। तो आप लोग को इसका सही जवाब बताना है।
ठीक है ना। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चरक, नागार्जुन, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ये बीज गणित का खोज का जो श्रेय की अगर बात किया जाए तो यह जाता है जॉन नेपियर को। जॉन नेपियर को जाता है, किसको जाता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जॉन जॉन नेपियर को यह जाता है। नेपियर नहीं दोस्तों, यह नेपियर है। इस पर मैं आप लोग को क्या बोल, फिर वही लिख दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो जाता है ऐसे। जॉन नेपियर, ठीक है ना। जॉन नेपियर को ये बीजगणित का खोज का श्रेय जाता है, और इन्होंने 1550 से 1617 ईस्वी के बीच में इस खोज को अंजाम दिया, जॉन नेपियर ने, ठीक है, बीजगणित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी का क्या कारण है। यह प्रश्न है, आपके पास ऑप्शन है विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा इसका जवाब। दोस्तों यह पशुओं का पैरों तथा मुंह जो कह रहा है, इसको अगर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ दे, फूट एंड माउथ, फूट एंड माउथ रोग भी इसको पूछे, तो उसका जवाब वही होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए इस तरह दिया गया है कि पशुओं के पैर तथा मुंह में किस, मुंह की बीमारी का क्या कारण है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण यह जो होता है, पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी जो होती है, यह इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए। और यह जो होता है दोस्तों, यह कैसे संक्रमित होता है, कैसे होता है, तो यह पाचन मार्ग के द्वारा, यह पाचन मार्ग के द्वारा यह संक्रमित होते हैं, ये लोग संचरित होता है पशुओं के पैरों में तथा मुंह की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। तो ये कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगा। ऑप्शन है पीर पंजाल, यह पंजाल होगा, पीर पंजाल पर्वत, अरावली पर्वत, काराकोरम पर्वत, हिंदकुश पर्वत। तो इन चारों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा दोस्त, यह हिंदकुश जो पर्वत है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डोलड्रम है, डोलड्रम क्या होता है। ऑप्शन है उच्च दाब केंद्र, बी निम्न वायु दाब पेटी, सी ध्रुवीय प्रदेश, डी मरुस्थलीय प्रदेश। ये डोलड्रम, तो डोलड्रम क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है, यह निम्न वायु दाब का पेटी होता है। ये डोलड्रम जो है निम्न वायु दाब पेटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए। वो कौन सा भारतीय नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराई गई। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता है, वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता है उसको क्या कहते हैं दोस्त। तो वह दोस्त यह हो जाता है सवाना, उसे सवाना का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता है वह है सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इनमें से कौन सा विधेयक है, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, उपयुक्त दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गैसोलीन के नमूने की जो गुणवत्ता की किससे निर्धारित की जाती है। यानी कि इस प्रश्न का तात्पर्य यह है
कि गैसोलीन का जो नमूना लिया जाता है और उसकी गुणवत्ता को जो जांच की जाती है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन से वैल्यू से उसको माप की जाती है? पहला है आयोडीन वैल्यू, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, मास डेंसिटी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ऑक्टेन नंबर के द्वारा गैसोलीन की नमूने की गुणवत्ता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बामियान में बुद्ध की दो विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां हैं? बामियान में बुद्ध की दो विशाल मूर्ति है दोस्त, तो यह किसकी कृतियां हैं? तो दोस्तों यह पहले गंधार कला की यह कृतियां हैं। किसकी, कौन सी कला का? तो यह गंधार कला की कृतियां हैं। ठीक है ना? आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूं आप लोग को, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है आपको, और इस बार आने के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित इस प्रश्नों को बनाया गया है, कि उसी पैटर्न पर बनाया गया है आप लोग के परीक्षा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खेलों में अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? खेलों में अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। ऑप्शन है 1951, 71, 1959, 1961। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह 1961 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन काफी छोटा है, लेकिन कई बार एग्जाम, चाहे वो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसने अपना छाप छोड़ा नहीं है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख और न्यूयॉर्क। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यह हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन डीसी में आप लोग गलती से ना लगा दीजिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। 21, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेड किसे कहा जाता है? यह देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वूलिंग ट्रेड, ऑप्शन बी रेशो ट्रेड, ऑप्शन सी स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन डी कोरिस ट्रेड। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा बुलिंग ट्रेड्स जो है, यह शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेड इसे ही कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को डैश एनाफिलीज ने सर्वप्रथम खोजा था। एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था, तो इसमें कौन से वैज्ञानिक ने एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था मानव मलेरिया परजीवी को? ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर, गैलीलियो, जॉन ईसल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये रोनाल्ड रॉस जो है, ये मलेरिया परजीवी को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है ना? ये मानव मलेरिया परजीवी को खोज ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई। ऑप्शन ये ए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोग को कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इतना अच्छा अच्छा जानकारी आप लोग के लिए, और डेली यह प्रैक्टिस सेट आ रहा है, अब इससे बेहतर आप लोग को क्या चाहिए? तो आप लोग सपोर्ट चैनल को करते रहिए और आप लोग को इसी तरह प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर कि आंख पर? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर अधिक मात्रा में कोई अल्कोहल उपयोग कर रहा है तो उसके लीवर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर? लीवर पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पॉलीथीन के थैले
पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है, जलाकर नष्ट नहीं किए जा सकते, पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, सी जल प्रतिरोधी हैं, डी जैव क्षारणीय नहीं है। तो इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों ये पॉलीथीन जो है यह जैव क्षरणीय पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, ये जैव क्षरणीय नहीं है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक है। 26 क्वेश्चन देखिए आप लोग कि भारतीय असंतोष का नेता ब्रिटिश शासकों द्वारा किसे कहा गया? ये भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया दोस्तों? ये ब्रिटिश शासकों द्वारा किसके बारे में ये कथन कहा गया? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को बाल गंगाधर तिलक को ये भारतीय असंतोष का नेता कहा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महो पैमाना का प्रयोग किया जाता है। तो महो पैमाना का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत चालकता में, प्रतिरोधकता में, विद्युत तीव्रता में, ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चालकता में ये महो पैमाना का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने अकबरी जो है इसमें किस प्रकार की सूचनाएं हैं दोस्तों, ये प्रश्न है। ऑप्शन है अकबर की शासन प्रणाली, बी जहांगीर की शासन प्रणाली, सी शाहजहां की शासन प्रणाली, डी औरंगजेब की शासन प्रणाली। तो ये आईने अकबरी जो है ये अकबर की शासन प्रणालियों के बारे में यह विस्तृत रूप से हम लोग को ज्ञान देता है। आईने अकबरी में इसकी चर्चा है अकबर की शासन प्रणालियों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस रूप में विवेकानंद का जन्म दिवस जो है, यानी कि जो 12 जनवरी को जो दिवस विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी को, वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हिंदू जागरण दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन सी धर्म दिवस, ऑप्शन डी सकल सन्यासी दिवस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। या यूं कह ले आप लोग कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो जितने भी दिवस महत्वपूर्ण मनाए जाते हैं इसका भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, यानी कि जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बनते हैं उसका सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए बता दिया हूं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो के बाद अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो ये चार जब जो ऑप्शन है चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो दोस्तों कनिष्क का दरबार में जो ये चरक जो है उनके दरबारी चिकित्सक थे। कौन? चरक, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 32 देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? अभी हाल फिलहाल में जो YouTube के मुख्य कार्यकारी यानी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन से बने हैं? ऑप्शन है आप लोग को नील मोहन, बी समीर अग्रवाल, सी उत्पल कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह नील मोहन जो हैं ये YouTube के सीईओ बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर, यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया। अगर प्रश्न आप लोग से ये पूछ दे कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा जिम्मेवार था, तो यह जनरल डायर था जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। कब हुआ था ये जालियांवाला बाग? तो 13 अप्रैल 1919 को यह नरसंहार हुआ था, जनरल डायर के द्वारा कराया गया था। तो उसको जनरल डायर को किसने मारा था ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी सुखदेव, सी अवध बिहारी, डी उधम सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये उधम सिंह हो जाएगा। उधम सिंह जी के ही द्वारा ये जनरल डायर को मारा गया।
उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, दर्शन मिलता है ये किसमें मिलता है? ऑप्शन ए है वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद में। यह जो दर्शन मिलता है किसमें मिलता है? विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये उपनिषद में। ठीक है ना, किसमें? उपनिषद में यह बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि वन स्थिति के रिपोर्ट के बारे में, तो आप लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से याद रखे रहिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है। यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है, ये परसेंटेज पूछ रहा है वृक्षावरण का। ऑप्शन ए है 2.48%, 2.84%, 2.91% और 2.19%। ये 91 है, ये 19 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.91% जो है वृक्षावरण प्रतिशत है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो पद अनुसार से कौन सा क्रम है, यानी कि ये कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इसको भी आप लोग करंट अफेयर में डाल लीजिए, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं वे कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों यह जो है 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा ग्रह का सूर्य पश्चिम में निकलता है तथा पूर्व में डूबता है। वो कौन सा ग्रह है जिसका सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में डूबता है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा ग्रह का सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में डूबता है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह शुक्र हो जाएगा। यह शुक्र जो है, शुक्र ग्रह पर यह सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में डूबता है। ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। यह तो इतना बार प्रश्न पूछा है दोस्तों, यह इतना बार प्रश्न पूछा है आप लोग को मैं क्या बताऊं। ठीक है, कि सारगैसो सागर कहाँ है। प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अरब सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को यह अटलांटिक महासागर। अगर इसमें भी आप लोगों को उत्तरी या दक्षिणी अगर पूछ दे तो दोस्तों यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। यह कौन? सारगैसो सागर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दर्पण, बी अंडाशय, सी अंडक, डी पुंकेसर। तो इन चारों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये पुंकेसर हो जाएगा। ये पुष्प पौधे में नर प्रजनन अंग जो है ये पुंकेसर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन हेतु आवंटित की गई है। जल जीवन जो मिशन जो कार्यक्रम चल रहा है भारत में, उसमें उसके लिए बजट 2023-24 में कितनी राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए है 50,000 करोड़, बी 62,000 करोड़, सी 79,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़, बी डी 78,000 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह 79,000 करोड़ जो है ये राशि आवंटित की गई है जल जीवन मिशन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अशोककालीन स्तंभ जो है वह अंबाला से दिल्ली किसने लाया था।
ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हिस्ट्री का प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। और ये अशोक को आप लोग जानते ही है, कहाँ किस वंश से संबंधित है, यह मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश से जितना भी शासक जो हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और वृद्धरथ तक जो अंतिम शासक थे, तो जितना भी शासक उनके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से मैं वीडियो बनाकर आप लोग के लिए उपलब्ध करा चुका हूं। आप लोग नहीं देखे होंगे तब जाकर उसको देख लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि आप लोग चैनल पर हमेशा रेगुलर बने रहिए। आप लोग के लिए बहुत ही, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो अभी मोर देन 90 प्लस यानी कि अप्रोक्स 97 वीडियो अभी आज के डेट में उपलब्ध हमारे चैनल पर होगा, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस, करेंट अफेयर, कंप्यूटर की क्लासेज, मैथ की क्लासेज, रीजनिंग की क्लासेज, हिंदी स्पेशल क्लासेज, सारा चीज जो है आपको इसी चैनल पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, टॉप लेवल का कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्त। आपका यही लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करते रहता है। तो इस प्रश्न का आप लोग को सही जवाब देना है कि अशोककालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली किसने लाया। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप लोग, यह जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह अंबाला से दिल्ली लाया गया अशोककालीन स्तंभ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण कौन करता है। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कौन निर्धारण करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों यह हो जाएगा, ये राष्ट्रपति जो है ये निर्धारण करते हैं न्यायाधीशों की संख्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 44 है कि खान की उपाधि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा दी गई। खान की उपाधि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा दी गई दोस्तों। ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, बी सर थॉमस रो, एडवर्ड वेरी या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। और यही इनके दरबार में आया था, किनके, जहांगीर के दरबार में। तो प्रश्न कैसे भी पूछे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर में थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का यह क्वेश्चन है। वो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों। ऑप्शन ए है एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी हाइपोथैलेमस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह डी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है यह ग्रंथि जो है शरीर में थर्मोस्टेट का कार्य करती है, यानी ताप स्थिरांक का कार्य करती है। 46 ऑप्शन क्वेश्चन है कि धर्मगार जीवन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि धर्मगार जीवन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को देना है। सही जवाब आप लोग को बताना है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में भी अगर आप लोग को प्रश्न में ज्यादा घुमाने का मन करे एग्जामिनर को तो बेलगावी दे देगा, ठीक है ना। कर्नाटक के बेलगावी में यह युद्धाभ्यास हुआ। और ये धर्मगार जीवन जो अभ्यास है दोस्तों, यह भारत और जापान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में यह संयुक्त अभ्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं नियुक्त, उस व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो इस 47 का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष जो है यह उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तभी उनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48
देखिए यह काफी जबरदस्त क्वेश्चन है करंट अफेयर का। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो रामसर सूची से क्वेश्चन आप लोग को बनता ही बनता है, तो उसी में से ये क्वेश्चन है कि नंदा झील जिसे हाल में ही रामसर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है ये दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, यह गोवा में यह स्थित है। नंदा झील जो कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है, जिसकी राजधानी पणजी है। ठीक है, तो यह जितने भी, देखिए एक और मैं वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बना दिया हूं, राज्य की राजधानी और उसके राज्यपाल। ठीक है ना, ये तीनों जो राज्यपाल जो है, राजधानी है, राजधानी तो आप लोग को अधिकतर लोगों को याद होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो इससे सेपरेट वीडियो मैं आप लोग को अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं, तो आप लोग उस बेहतरीन वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रकलन समिति, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय को। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, यह संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक इसको कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? ये जितने भी 3-4 पॉलिटी से जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ये काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। वो एसएससी हो जाए, आईबीपीएस हो जाए यानी बैंक पीओ का हो जाए, ठीक है ना, आप लोग को बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी, ये सारा चीजों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आप लोग को ऑप्शन बताना है, इसका सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है आप लोग को तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह हो जाएगा चौथी अनुसूची जो है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को अभी तक देख लिया है, और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हर बार की भांति आप लोग के लिए आज के लिए एक होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए दे दूं। ऑप्शन है, ऑप्शन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है आप लोग को, होमवर्क क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध जो है किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? आप लोग को चारों ऑप्शन है, चीन ब्रिटेन, अमेरिका ब्रिटेन, जापान रूस, जापान चीन। तो ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब होगा? ये अफीम युद्ध के बारे में ये कौन कौन से देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। और दोस्तों आज के लिए आप लोग का जो शानदार सेशन है, यह प्रैक्टिस सेट का, यह सीरीज आप लोग का परीक्षा तक चलती रहेगी, जब तक आपकी परीक्षा चलती रहेगी। और आपकी परीक्षा जो है दोस्त, यह आप लोग को नवंबर में शुरुआत होगा, और नवंबर में भी अगर बात करें तो 14 नवंबर से शुरुआत होगा और 5 दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो यह सीरीज आप लोग को लगातार इसी तरह चलते रहेगा। बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, जो कि आप लोग उतना मन लगाकर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये एक शिकायत है, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सब्सक्राइब करनी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इससे बेहतरीन आप लोग को क्या कंटेंट मैं दे सकता हूं? अगर कोई सेपरेट टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बहुत जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो आप लोग को बना कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।